एक फिल्मी गाना है, आप सबने सुना होगा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। आज वादों की जो भरमार चलती है, फिर उन वादों की जो समय अवधि निर्धारित की जाती है उसको फिर आगे बढ़ा दिया जाता है कि देखो अभी ये वादे पूरे नहीं हो सकते हैं, हम कुछ वर्षों या कुछ महीनों बाद इन वादों को पूरा कर देंगे। हमने बातें की कुछ महीनों कुछ हफ्तों की, यहां तो वादा पूरा करने के लिए दशकों आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी विषय पर मैं आऊं उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। आपने देख लिया होगा आज का हमारा विषय है वादों की बहार, फिर भी आम आदमी बदहाल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं, यदि तुम्हारे घर के किसी कमरे में लाशें सड़ रही हैं तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि तुम्हारा जवाब हां में है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ ठोस नतीजों के आधार पर पीपुल्स रिपोर्ट ऑन इंडियन कंज्यूमर्स इकोनॉमी, जो कि एक थिंक टैंक है मुंबई बेस्ड, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि हमारे देश के जो गरीब 20% तबका है उसकी आय 53% कम हो गई है। सीधे भाषा में आपको बताऊं कि जो व्यक्ति 100 रुपए कमाता था आज वह 47 रुपए कमा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के टॉप 20% जो बिजनेसमैन हैं, जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी आमदनी 39% मतलब 39% बढ़ गई। एक ऐसा विकास जो इस देश को दो भागों में ले जा रहा है, एक रॉकेट की स्पीड से मंगल की यात्रा करने के लिए उतारू है, लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसे लोगों का तबका है, ये ऐसे गरीब लोगों का समूह है जो रसातल में या फिर पाताल में जा रहा है। अब इसकी भरपाई कैसे की जाए? इसकी भरपाई करने के लिए मिडिल वर्ग, जिसे हम कहते हैं कि मध्यम वर्ग या मध्यम आय के लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वह पेट्रोल के माध्यम से बढ़ाया गया हो, चाहे जीएसटी के माध्यम से बढ़ाया गया हो। अब इनसे पैसा सिकोड़ करके, इनसे पैसा ले करके गरीब लोगों को मुफ्त भोजन दिए जा रहे हैं, मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गरीबों की आय बढ़ाने के लिए जो मनरेगा जैसी योजनाएं हुआ करती थी, जिसमें स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार मिलने का प्रावधान होता था, उसमें बजट लगातार कम करते जा रहे हैं। मतलब तुम गरीब रहोगे, गरीब बनोगे, तुमको खाने के लिए, तुम्हारा पेट पर्दा चलाने के लिए हम गेहूं, चावल, सरसों का तेल और मोटे अनाज और दालें देंगे, और उसके बदले में हम अपना एहसान तुम पर ला देंगे। तुम पर यह बताएंगे कि मेरी वजह से तुम्हारा पेट चल रहा है, और उसको बड़े बड़े होल्डिंग्स में, बड़े बड़े प्रचारों में धन्यवाद के साथ याचित करेंगे। ये जो इकोनॉमी का मॉडल है, निश्चित रूप से कह रहा हूं, टिकाऊ नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं अध्ययन कर रहा था पैंडेमिक के दौरान अमेरिका जैसी महाशक्ति ने किस प्रकार से हैंडलिंग की, तो हम पाते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है। जहां हम मध्यम वर्ग को कमजोर कर रहे हैं, उनके खरीदने की परचेजिंग पावर को कम कर रहे हैं, वहीं हम कस्टम ड्यूटी घटा करके, विभिन्न प्रकार के कॉर्पोरेट टैक्स घटा करके बड़े बड़े धन्ना सेठों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको बूस्टर पैकेज दे रहे हैं, बूस्टर डोज दे रहे हैं। आज आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि अडानी जो है वह पैसे के मामले में, साधारण भाषा में कहा जाए तो अंबानी से आगे चले गए हैं, एशिया के रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं, और साथ ही साथ विश्व के 10 बड़े अमीरों में शामिल हो चुके हैं। ये एक खुशी की बात हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो आप समझिए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग बढ़ रहे हैं। लगभग 6.5 करोड़ लोग इस पैंडेमिक के दौरान गरीबी रेखा के नीचे चले गए। लगभग
5 करोड़ 50 मिलियन बेरोजगार इस देश में आ गए, जो कि इस पैंडेमिक से पहले जिनका आंकड़ा मात्र तो नहीं कहा जाएगा, मात्र कहना मेरी भूल है, 3 करोड़ या 30 मिलियन हुआ करता था। तो एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ अमीरी बढ़ रही है, हमारी फकीरी बढ़ रही है, तो कहीं किसी की अमीरी बढ़ रही है। मेरे बताने का मतलब यह है दोस्तों कि जब हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती है अपने अर्थव्यवस्था को सुधारू करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उसकी कहीं ना कहीं तो भरपाई करनी ही होती है। और भरपाई करने का जो सबसे आसान रास्ता होता है, इसको फॉर ग्रांटेड चेक आप कह सकते हैं, वह धर्म होता है। हम धार्मिक बातों के माध्यम से, धार्मिक सेंटिमेंट्स को भड़का करके, एक दूसरे को बांट करके, राम रहीम के बीच एक लंबी खाई पैदा करके, एक दीवार खड़ा करके 80 बनाम 20 की पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और हमारा जो अंतिम उद्देश्य सत्ताधारियों का है, मैं अपना नहीं, इन सत्ताधारियों का जो अंतिम उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना, उसको हासिल कर सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी जब नई शिक्षा नीति लागू होने की बात चल रही थी इस देश में। कहा गया कि टोटल जीडीपी का 6% हम शिक्षा पर खर्च कर रहेंगे, लेकिन जो हमारा ऐतिहासिक बजट आया है, जिसके माध्यम से हम अमृत काल में प्रवेश किए हैं, उसमें 3% भी नहीं शिक्षा पर बजट अलॉट किया गया है। 1,04,000 करोड़। हालांकि हम कह सकते हैं हमारे पास ये गुंजाइश है यह बात कहने की कि पिछली बार की अपेक्षा हमने ज्यादा पैसा एलोकेट किया है, लेकिन दूसरी तरफ तमाशा देखिए, हमने स्वास्थ्य पर पैसा घटा दिया। वजह क्या है कि अब वैक्सीनेशन पे होने वाला खर्च घट रहा है। क्या वैक्सीनेशन के नाम पर जो पैसे वसूले गए आपकी जेबों से पेट्रोल के माध्यम से, क्या अभी उसी दर से उनको भी कम किया जाएगा? आने वाला वक्त आपके सामने है, आपको खुद बताया जाएगा, आपको समझ में आपकी बात आएगी। मेरी बात का एक जो आप आशय निकाल सकते हैं यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वह एक सही दिशा में नहीं जा रही है, और उसकी भरपाई करने के लिए हम धर्म व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, और एक काल्पनिक या कुछ घटनाएं जो कि वास्तव में संवेदनशील और निंदनीय है, उनका उदाहरण लेकर के हम इस देश के लोगों में धार्मिक गर्मी भर रहे हैं। आप गर्मी को जरूर अपने अंदर रखिए, अपने आप को, लेकिन अर्थव्यवस्था के माध्यम से काबू में भी रखना जरूरी है, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जिनका हम बार बार नाम लेते हैं, सर्वस्व मूलम किम, अर्थम सर्वस्व मूलम। ये अर्थ जो है, जो पैसा है, वह सबका मूल है, और जो अर्थ ही नहीं रहेगा तो आप बहुत सारे देशों की स्थितियां देख सकती हैं जो धार्मिक राष्ट्र हैं, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, हूती, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, धर्म व्यवस्था चरम पर है, और लोगों में आपस में मार काट है, एक दूसरे की हत्याएं की जा रही हैं, एक दूसरे के साथ व्यभिचार और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज हमारे देश में हिजाब को लेकर के पॉलिटिक्स चल रही है। हमें समझना होगा कि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो क्रिप्टो करेंसी को हमारा देश बैन करने जा रहा था, आज उस पर टैक्स लगाने जा रहा है। अजीब सा कंफ्यूजन है, जो बैन करने की बात होती है उस पर टैक्स लगाने की बात होती है। पहले आप स्पष्ट तो कर दीजिए कि क्रिप्टो करेंसी या फिर जो भी डिजिटलाइज मनी है उसका हम करना क्या है, उसको बैन करना है कि उसको टैक्स के रूप में कैश करना है। बातें मेरे कहने का स्पष्ट होनी चाहिए, देश की दशा दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। अच्छे दिन आते आते हम 2022 के अमृत वर्ष में प्रवेश कर गए। बहुत सारी योजनाओं को इस साल पूरा होना था, किसानों की आय दोगुनी होनी थी, लोगों को रहने के लिए घर, वो भी पक्का, टैप से पानी मिलना था, लेकिन हम उस लक्ष्य से दूर हो रहे हैं। और अब हम अमृत वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं कि जब आजादी के 100 साल पूरे हो गए 2047 में, तब ये वादे पूरे किए जाएंगे। मतलब इंडिया एक्ट 75 से
इंडिया एट 100 के बीच का जो अमृत काल है उसमें हम अपनी योजनाओं को बात करेंगे। आज स्मार्ट सिटी की बात नहीं होती है, आदर्श सांसद ग्राम की बात नहीं होती है, काले धन को वापस लाने की बात नहीं होती है, आज बात नहीं होती है उज्ज्वला योजना के माध्यम से बांटे गए सिलेंडरों की रिफिलिंग कितनी हो रही है। मैं मौलिक मुद्दों की बात करता हूं, आपको समझना होगा। यदि हम इन्हीं प्रकार के काल्पनिक मुद्दों में अपने आप को भटकाते रहे, धर्म एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन केवल धर्म ही मुद्दा हो, इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं होता है। मेरी बातों को समझिए। आपने बजट पढ़ा होगा, बजट देखा होगा, उसका वो विस्तार से वर्णन करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं उनको आप जानिए। किस प्रकार से बजट में काट छाट की जा रही है, कारपोरेट टैक्स घटाया जा रहा है, एक जो मिडिल वर्ग है उसके इनकम टैक्स को एज इट इज रखा जा रहा है, जबकि इस कोरोना काल के दौरान लोगों की आमदनी घटी है, लोगों के खर्चे बढ़े हैं, हमारी जो इन्फ्लेशन है, जो हमारी महंगाई दर है, जो मुद्रास्फीति हिंदी में कहते हैं, वो लगातार ऊपर ही ऊपर जा रही है, जिसके बीच कोई संतुलन नहीं हो रहा है। जब तक आय और महंगाई के बीच संतुलन नहीं होगा, जीवन कठिन होगा, और कठिन जीवन होगा, गरीबी बढ़ेगी, तो आपको 2 वक्त का भोजन अपने बल पर जब आप नहीं हासिल करेंगे, तो जो मुफ्त में आपको मिलेगा उसी के आप एहसानमंद होंगे, उसी के आप शुक्रगुजार होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप जागिए, समझिए, हर नीतियों को समझिए, हर दल को समझिए। मैं नहीं कहता कि कोई दल बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, लेकिन मतदान का समय है, आप सोच समझ के साथ, बुद्धिमानी के साथ आने वाले इलेक्शन में जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भारी मात्रा में मतदान कीजिए, सकारात्मक मतदान कीजिए, एक ऐसा मतदान कीजिए, एक ऐसे लीडर को चुनने का प्रयास करिए जो कम से कम इन बातों से आपको दूर करे, इन समस्याओं से आपको दूर करने का ईमानदार प्रयास करे। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। हम फिर मूल मुद्दों पर बात करेंगे, हम किसी एक नए विषय पर बात करेंगे, और एक गुजारिश जो सदा आपसे रहती है कि इस चैनल को, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार, अपनी संवेदना, अपने उद्गार मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और हाँ, यदि आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने में आप शेयर कर सकते हैं। विदा लेता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।